नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनका पद पत्नी सुनेत्रा पवार को दिए जाने, एनसीपी के दोनों गुट के विलय और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इन्हीं मांगों को लेकर आज एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंचे। इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे शामिल हुए। मीटिंग आधे घंटे तक चली। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। एनसीपी नेताओं में इस बात पर चर्चा चल रही है कि ये विभाग और पार्टी की नेशनल लीडरशिप किसे दी जाए। ये दावा भी किया जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुट के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे थे उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे। राजस्थान विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के दौरान विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने नशे की लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एमडी ड्रग की अवैध फैक्ट्रियां प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। यह न किसी जाति की समस्या है, न किसी धर्म की, बल्कि हर वर्ग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है और ये है नशे की समस्या। आज पश्चिमी राजस्थान में कई फैक्ट्रियां एमडी ड्रग और स्मैक तैयार करने की बन गई है। इसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी गर्त में जा रही है। पार्टी ने कहा कि नई पीढ़ी को बचाने के लिए क्या हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। हम एक समय में बात करते थे कि पंजाब नशे के कारण उड़ता पंजाब बन रहा है। आने वाले समय में इस तरह ये राजस्थान भी कहीं उड़ता राजस्थान न बन जाए, इसे रोकने की जरूरत है। राजस्थान में साध्वी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार को साध्वी की मौत से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट सोमवार को मिलेगी। वहीं राजस्थान सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर विचार करने की बात कही है। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अगर सीबीआई जांच को लेकर जनता की तरफ से मांग आती है तो सरकार नियमों के मुताबिक उस पर जरूर विचार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, इस वजह से सरकार ने अभी कोई विचार नहीं किया है। माना जा रहा है कि अगर साध्वी की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता है तो राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा जी आए थे, उन्होंने जो साध्वी की डेथ हुई है जोधपुर में, उसमें कहा है कि सीबीआई जांच राज्य सरकार को कराना चाहिए। मामला बहुत उलझा हुआ है, उनके लाखों फैंस हैं। क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है? देखिए, इस संबंध में जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट इकट्ठी करने के कानूनी पहलुओं को नहीं देखा जा सकते, परिजजिंग नहीं किया जा सकता। अगर इस संबंध में मांग आए कि नियमानुसार होगा तो जरूर कानून सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। इंदौर के पुराने अभी रोड के एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित सभी जनों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में बताया गया है कि अगली बैठक 7 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वरूप, लंबाई और चौड़ाई को लेकर अंतिम रूपरेखा के संबंध में चर्चा होगी। बैठक में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। इसी दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का स्वरूप, लंबाई और चौड़ाई भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए तय की जाएगी। इसके लिए धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विशेषज्ञों और अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। पिछले 5 साल से इंदौर के अंदर चर्चा चल रही है और समय समय पे इस पे काफी आपत्ति भी आई है, कई सुझाव भी आया है। हमने आज जो मुद्दा लिया है वो ये है कि इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर की जो सर्वे हुए हैं, तकनीकी सर्वे जो हुए हैं, एक सर्वे एक्रोपोलिस कॉलेज ने करा है और एक सर्वे इंदौर विकास प्राधिकरण ने दिल्ली की कंपनी से कराया था। दोनों सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि एलिवेटेड कॉरिडोर की उपयोगिता अधिकतम 10% एवरेज आ रही है, उससे ज्यादा नहीं है। और इंदौर के जो प्रमुख चौराहा है, चाहे पलासा चौराहा हो, चाहे एलआईजी चौक, चाहे शिवाजी वाटिका, इस पे इससे कोई राहत नहीं मिल रही है, तो यह उपयोगी नहीं है। बुरहानपुर जिले में हाल ही में आई आंधी तूफान और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहत कब मिलेगी। इसी को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रशासनिक अमले के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और
किसानों से सीधे संवाद कर उनकी पीड़ा सुनी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ग्राम पातोंडा, बिरोदा और भूलाना पहुंचे, जहां आंधी तूफान से गेहूं, मक्का, चना और केला जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। खेतों में खड़ी फसलें जमीन पर बिछी नजर आई। किसानों ने बताया कि एक झटके में साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई है, लेकिन अब तक मुआवजे को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। और किसानों की इस दुख की घड़ी में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की, हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के साथ में हमेशा खड़ी रही है। और इस बार भी जो नुकसानी हुई है उस नुकसानी का आकलन करने के लिए पूरा अमला जो है कि खेत खेत जाकर उसका आकलन कर रहा है और 2-3 दिन के अंदर उसका आकलन आ जाएगा। और जो सरकार के मापदंड है उस मापदंडों के अनुसार अधिक से अधिक हमारे किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने का हमारी सरकार ने हमेशा तय किया। और कल ही मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मैंने सारे कलेक्टरों को भी निर्देश दे दिए, उसका आकलन हो जाएगा और यथासंभव जो भी होगा हम किसानों के साथ में, किसानों को जो भी सहायता होगी वो सहायता देने का पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के सामने किया गया धरना प्रदर्शन अब प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ गया है। प्रदर्शन के दौरान ध्वनि नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल प्रदर्शनकारियों को पहले ही प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और तय डेसिबल सीमा में ही आवाज रखने की सख्त हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद 27 तारीख तक चले धरने के दौरान नियमों की अनदेखी होने की शिकायतें मिली। धरना खत्म होने के बाद जब ज्ञापन सौंपा गया तब भी ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया। बताया जा रहा है कि माइक की आवाज तय डेसिबल सीमा से ज्यादा थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति बनी। इस मामले में पुलिस ने संयुक्तागंज थाने में केस दर्ज किया है। कार्रवाई के दायरे में राधे जाट, रंजीत समेत कुल 4 नामजद आरोपी शामिल हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी जांच में ली जा रही है। देश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो ऑफिस है उसके सामने 24 तारीख से लेकर 27 तारीख का धरना प्रदर्शन किया गया था। ज्ञापन देने की योजना थी तो ज्ञापन दिया गया था। उस समय इनके द्वारा लाउड स्पीकर जो कि निर्धारित डेसिबल है उससे अधिक डेसिबल का और माइक का उपयोग किया गया था। इस पर से थाना संयुक्तागंज में 4 नामजद एवं अन्य के खिलाफ, राधे जाट, रंजीत और अन्य लोगों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत और इसके अलावा 223 BNF के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर आज खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जब वर्षों से लंबित चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हुई। निजामुद्दीन वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस का बुरहानपुर स्टेशन पर प्रथम ठहराव शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित जनप्रतिनिधियों ने रेल चालक दल का स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यह ठहराव केवल एक ट्रेन की सौगात नहीं बल्कि बुरहानपुर के राजनीतिक और विकासात्मक इतिहास में दर्ज एक बड़ी उपलब्धि है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयासों से ये 15वीं ट्रेन है जिसका स्टॉपेज बुरहानपुर, नेपानगर और खंडवा क्षेत्र में उनके कार्यकाल में शुरू हुआ है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 3 पूर्व सांसद भी इस ठहराव के लिए प्रयास कर चुके थे, लेकिन सफलता अब जाकर मिली। आज बुरहानपुर के लिए एक बड़ी सौगात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे क्षेत्र की जनता की जो मांग वर्षों से चली आ रही थी कि बुरहानपुर में गोवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज होना चाहिए और लगातार 3-3.5 वर्षों से मैं इसका प्रयास करते आया और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए गोवा एक्सप्रेस के स्टॉपेज की विधिवत रूप से आज शुरुआत हुई है। मैं हमारे सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बुरहानपुर जिले में बस संचालक मनमानी कर शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिले में अनफिट और बगैर परमिट बसों का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। बुरहानपुर से नेपानगर, फोपनार, चिलारा, शाहपुर, इच्छापुर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन जारी है और जिम्मेदार मौन है। यदि कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मा कौन उठाएगा? कार्रवाई के नाम पर केवल चालान काट दिए जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई कर इस प्रकार के वाहनों पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। शहर में कई ऐसी बसें हैं जो अनफिट है और बगैर परमिट दौड़ रही है, जो कि यात्रियों की जान के लिए भी खतरा है। और कई ऐसे जो क्रूजर वगैरह वाहन है ये भी बगैर परमिट और परमिशन के चल रही है। देखो, इसमें हम संयुक्त रूप से आरटीओ और पुलिस के द्वारा चेकिंग करते हैं। अगर वाहन चेकिंग के दौरान मिलते तो उन पर कार्रवाई जरूर होती है।
अभी ये जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है तो इसको लेके कुछ फोकस रहेगा सर पुलिस का? हाँ, वाहन चेकिंग हो रही है इसमें। जो भी हमारी यातायात प्रवर्तन की जो भी बिंदु है जिसमें चालान बनते हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्रिकेट की मीडिया सीरीज के दौरान इंदौर के खेल मैदान पर उस वक्त माहौल थोड़ा और रंगीन हो गया जब बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच राजनीति की हल्की फुल्की जुगलबंदी देखने को मिली। मैदान पर बल्ला गेंद तो दिखे ही, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा नेताओं की बातों की रही। ठहाकों के बीच कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बैटिंग करेंगे तो चौका छक्का और अट्टा भी लग जाएगा। इस पर भाजपा के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कहा, पीछे रहने वाले थे, तुरंत जवाब दिया, आप बॉल फेंकेंगे तो मैं तो क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा। बस फिर क्या था, मैदान पर मौजूद खिलाड़ी, पत्रकार और दर्शक सभी हंसी रोक नहीं पाए। इंदौर हाईकोर्ट में मुंशी का कार्य करने वाले युवक संजय सिंह रावत की 26 जनवरी को इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निष्पक्ष जांच न होने के आरोप लगाते हुए शुक्रवार को बड़ी संख्या में हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। करीब 300 से अधिक अधिवक्ता हाईकोर्ट परिसर से पैदल मार्च करते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कमिश्नर संतोष सिंह को ज्ञापन सौंपकर जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि मामले में थाना प्रभारी और जांच अधिकारी ने लापरवाही बरती, न तो निष्पक्ष जांच की गई और न ही आरोपियों के खिलाफ पूरी धाराओं में कार्रवाई की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपियों का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद उन्हें जल्दबाजी में बिना पर्याप्त जांच और चार्जशीट पूरी किए कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया, जिससे मामले को कमजोर किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद हादसा, मर्डर कर दिया गया था हमारे हाईकोर्ट के ही रजिस्टर्ड मुंशी जो लोकेश भटनागर जी और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए काम करने वाला एक बच्चा था। वो पिछले 15-17 सालों से वो हाईकोर्ट में निरंतर कार्य कर रहा था। निर्विवादित बच्चा था वो, उसका एक सिंगल क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और छोटी सी बात को लेकर के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी के 26 जनवरी जैसे पर जिस दिन बहुत सुरक्षा के माकूल इंतजाम होते हैं, प्रशासन ये दावा करता है कि आज कड़ी मुस्तैदी रहेगी, उसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई थी। नशा मुक्त दिन रहता है, ये सब दावे प्रशासन करता है कि ड्राई डे रहता है, उसके बावजूद शराबियों ने, एमडी ड्रग्स के नशा किए हुए लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इंदौर के मालवीय नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पाइपलाइन के अंदर अज्ञात भ्रूण पड़ा मिला। ये मामला तब सामने आया जब रौनक सावले नौकरी से घर लौट रहे थे। दरअसल मालवीय नगर गली नंबर 2 में लोगों की भीड़ देखकर वे रुके। पास जाकर देखा तो पाइपलाइन में एक भ्रूण पड़ा हुआ था जिसमें कोई हलचल नहीं थी। हालत देखकर स्पष्ट था कि वह मृत अवस्था में था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। रौनक सावले ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्राथमिक तौर पर यह मामला भ्रूण फेंकने से जुड़ा माना जा रहा है। जांच की जिम्मेदारी MIG थाना पुलिस ने संभाली है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ।